में आपका स्वागत है। आज का बीएड सेकेंड ईयर क्लास में जो मेरा पेपर चल रहा है प्राइवेट शिक्षा, इसमें मैं एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ प्राइवेट शिक्षा के प्रसार में। जो प्राइवेट की शिक्षा हमने स्टूडेंट को देनी है छोटी क्लासों में, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर में, माध्यमिक स्तर, तो प्राइवेट शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की क्या भूमिका है उसके बारे में हमारा विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आपको गौर करना है, आपका जो पेपर प्राइवेट शिक्षण है इसका जो ये टॉपिक है कि प्राइवेट शिक्षा के प्रसार शिक्षक की भूमिका, इसको जरा हम ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक। इसमें उत्तर शिक्षक की क्या भूमिका है। तो नंबर 1, शैक्षणिक भ्रमण की प्राइवेट शिक्षा में उपयोगिता। शैक्षणिक भ्रमण, शैक्षणिक नंबर 1, शैक्षणिक भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण की प्राइवेट में शैक्षणिक भ्रमण की प्राइवेट में शैक्षणिक भ्रमण की प्राइवेट शिक्षा में उपयोगिता। प्राइवेट शिक्षा में उपयोगिता, लाभ। तो शैक्षणिक भ्रमण की प्राइवेट शिक्षा में उपयोगिता और लाभ। स्टूडेंट सुनिए, भ्रमणीय क्रियाकलापों के द्वारा प्राइवेट शिक्षा के प्रसार में हम कर रहे थे। पहला शैक्षणिक भ्रमण की प्राइवेट शिक्षा में उपयोगिता और लाभ। इसके अंदर स्टूडेंट बात करेंगे भ्रमणीय क्रियाकलापों के द्वारा प्राइवेट शिक्षा की पाठ्य वस्तु से संबंधित किसी संस्था, स्थान, कार्यप्रणाली, जीवन शैली आदि का स्वदेशीय अवलोकन द्वारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अरस्तु के अनुसार चिंतन विस्मय से ही प्रारंभ होता है। प्रकृति का जो रहस्य खुला है उस पर विस्मय की भावना विचारों की तीव्र धारा के लिए एक प्रबल प्रेरक शक्ति है। अतः स्पष्ट है कि भ्रमण विद्यार्थियों को वैज्ञानिक ज्ञान के संसार में ले जाता है, जहां बालक परिघटनाओं में प्रकृति के नियमों का सार वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास करता है और अपनी निजी धारणाओं के आधार पर सत्य की खोज प्रारंभ करता है। अगला एक राइटर की परिभाषा है इसमें, डिस्टर्बिंग के अनुसार बुरा अध्यापक बच्चों को सत्य से परिचित कराता है। बुरा अध्यापक बच्चों को सत्य से परिचित करवाता है। अच्छा अध्यापक उन्हें सत्य खोजना सिखाता है। भ्रमण के माध्यम से अध्यापक अपने विद्यार्थियों को प्रकृति की परिघटनाओं और चित्रों का प्रेक्षण करते हुए चिंतन करना सिखा सकता है। नई नई जानकारी पूर्ण बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्वाधार है। भ्रमण विधि के लाभ, जो हम भ्रमण विधि करेंगे इसके क्या लाभ हो सकते हैं स्टूडेंट, वो भी जरा सुनिए। तो भ्रमण विधि के लाभ, शिक्षण में भ्रमण विधि के अनेक लाभ होते हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भ्रमण विधि
पर्यावरणीय अध्ययन की भ्रमण विधि पर्यावरण अध्ययन की नीरसता को दूर और उसे सरस और आकर्षक बनाती है। भ्रमण विधि से छात्र प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। नंबर 3, यह विधि छात्रों की जिज्ञासा को तृप्त करती है। भ्रमण विधि क्या करती है स्टूडेंट? यह विधि छात्रों की जिज्ञासा को तृप्त करती है। भ्रमण के द्वारा मौखिक पाठों की पूर्ति रोचक ढंग से होती है। नंबर 5, भूगोल जैसे अनेक विषयों के प्रति छात्र जिस निरसता का अनुभव करते हैं वह इस विधि के प्रयोग से पर्याप्त रूप में दूर हो जाती है। अगला पॉइंट है नंबर 6, छात्रों की गलत धारणाएं नष्ट होती हैं। छात्रों की क्या होती हैं? गलत धारणाएं नष्ट होती हैं और उनका ज्ञान पूर्ण व अद्यतन होता है। नंबर 7 स्टूडेंट, भ्रमण के द्वारा बालकों की सामान्य बुद्धि, भ्रमण के द्वारा बालकों की सामान्य बुद्धि का विकास होता है। नंबर 8, यह विधि पाठ्यक्रम के अनुभवों को समृद्ध एवं स्थायी बनाती है। नंबर 9, इस विधि से छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। नंबर 10, छात्रों को इस विधि से सामाजिक संस्थाओं व प्राकृतिक वस्तुओं का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है दूरदर्शन की पर्यावरण शिक्षा में भूमिका। दूरदर्शन की पर्यावरण शिक्षा में भूमिका। तो दूरदर्शन की पर्यावरण शिक्षा में भूमिका की बात करेंगे स्टूडेंट। दूरदर्शन नया दृश्य माध्यम है। दूरदर्शन क्या है स्टूडेंट? दूरदर्शन नया दृश्य श्रव्य दूरदर्शन नया दृश्य श्रव्य माध्यम है जिससे यह अधिक लोकप्रिय है। दूरदर्शन अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है, अतः इसके द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्यों को भली भांति प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि दूरदर्शन महानिदेशालय के मैनुअल में ही दूरदर्शन के निम्न उद्देश्य हैं जो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। नंबर 1, आवश्यक सूचना तथा जानकारी उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन को और प्रोत्साहन देना। नंबर 2 है पर्यावरण के संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता दे तथा प्रोत्साहन देना। नंबर 3, देश की कला और संस्कृति धरोहर के प्रति जागरूकता पैदा करना। अगला है नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन में प्रेरक भूमिका निर्वाह करना। नंबर 5 है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना। नंबर 6 है स्टूडेंट लोगों के मन में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। नंबर 7 है स्टूडेंट जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के साधन के रूप में परिवार नियोजन के संदेश का प्रसार करना। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण की समस्याओं का समाधान कर सकने की क्षमता का विकास लोगों में सरलता से किया जा सकता है।
जैसे वृत्तचित्र, बाल फिल्म आदि के द्वारा पर्यावरण के संबंध में जागरूकता विकसित की जाती है। अभी तक दूरदर्शन की भूमिका पर्यावरण शिक्षा में पर्याप्त नहीं की जा सकती है। इसके लिए अनेक कारगर कार्यक्रम प्रस्तुत करने पड़ेंगे, जैसे अति लोकप्रिय सीरियल, फिल्म आदि के बीच में जो व्यावसायिक विज्ञापन तथा प्रचार आते हैं, उनके स्थान पर यदि पर्यावरण से संबंधित कुछ जानकारी को अति रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित ही पर्यावरण शिक्षा के प्रचार व प्रसार में इसकी भूमिका अति लोकप्रिय हो सकती है। नंबर 3, पारिस्थितिकी क्लब का पर्यावरण शिक्षा में उद्देश्य। पारिस्थितिकी क्लब नंबर 3 पारिस्थितिकी क्लब। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी क्लब का पर्यावरण शिक्षा में उद्देश्य। पारिस्थितिकी क्लब का पर्यावरण शिक्षा में उद्देश्य। तो स्टूडेंट अब सुनेंगे आप जरा ध्यान से। पर्यावरण शिक्षा क्लब के उद्देश्यों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य। समय की घटनाओं एवं देश की ज्वलंत समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए। नंबर 2, प्राकृतिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। नंबर 3, प्राकृतिक वातावरण के प्रति चेतना उत्पन्न करने के लिए। नंबर 4, समस्या समाधान की क्षमता का विकास करने के लिए। नंबर 5, विषय से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। इसके बाद है क्रियात्मक स्तर के उद्देश्य। संग्रहालय हेतु विभिन्न सामग्रियों का संग्रह करना। नंबर 2, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रदर्शनियों का आयोजन करना। नंबर 3, विषय वस्तु से संबंधित सहायक सामग्री का निर्माण करना। नंबर 4 है समाज में चेतना हेतु विभिन्न विषयों से संबंधित चेतना रैली का आयोजन करना। नंबर 5, सृजनात्मकता का विकास करना। इसके बाद है भावात्मक स्तर के उद्देश्य। सामाजिक गुणों का विकास कर चरित्र निर्माण एवं एक अच्छा नागरिक बनने पर बल देना। नंबर 2, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति सम्मान व श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना। नंबर 3, सृजनात्मकता का विकास करना। नंबर 4, समाज के अंधविश्वासों को दूर करना। नंबर 5, सामाजिक अध्ययन से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम क्रियाओं का आयोजन करना। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट नंबर 4 इसमें पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक वाद विवाद। पर्यावरण शिक्षा में
सामूहिक वाद विवाद। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक वाद विवाद की विशेषताएं। तो पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक वाद विवाद की विशेषताओं की बात करेंगे स्टूडेंट। तो सामूहिक वाद विवाद की विधि कहते हैं इसको। इस विधि में छात्रों को ही अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है। शिक्षक केवल निरीक्षक तथा निर्देशक का कार्य करता है। यह सदैव छात्र केंद्रित होती है। इस विधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। तो स्टूडेंट, सामूहिक वाद विवाद छात्रों की अभिवृत्तियों के विकास के लिए अधिक उपयोगी होता है। नंबर 2, इस आव्यूह की सहायता से छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं का विकास किया जाता है। समस्याओं के लिए समाधान खोजने में वे अपनी निर्णय शक्ति का प्रयोग करते हैं। निर्णय लेने में वे विभिन्न आयामों का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, इसमें आलोचना से अधिक अवसर होता है। त्रुटिपूर्ण उपमानों का खंडन किया जाता है। समस्या समाधान के लिए व्यापक आयामों के प्रयोग को अवसर दिया जाता है। नंबर 4, जो छात्र समाधान तथा अपने निर्णय लेने में कमजोर होते हैं, उनके लिए यह आव्यूह अधिक उपयोगी होता है। नंबर 5, यह विधि सक्रियता तथा मौलिकता के विकास को अवसर देती है। नंबर 6, प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने तथा उत्तर देने का समान अधिकार होता है। अगला है नंबर 5, फिल्म एवं प्रदर्शनियों की पर्यावरण शिक्षा में भूमिका। फिल्म, सबसे पहले फिल्म एवं प्रदर्शनियों की, फिल्म एवं प्रदर्शनियों की पर्यावरणीय फिल्म एवं प्रदर्शनियों की पर्यावरण शिक्षा में भूमिका। पर्यावरण शिक्षा में भूमिका। हम बात करेंगे फिल्म एवं प्रदर्शनियों की पर्यावरण शिक्षा में भूमिका। तो आप बात सुनेंगे सभी। फिल्म प्रदर्शन, फिल्म शोज की बात कर लेते हैं। किसी भी विषय पर केवल सुने या फिर देखे और सुने, इन दोनों में भारी अंतर है। निश्चित रूप से दूसरा पक्ष अधिक प्रभावी है। दूसरे जो कम पढ़े लिखे अथवा बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें तो कोई बात दिखाकर ही ठीक से समझाई जा सकती है। पर्यावरण के संदर्भ में भी यही बात सही उतरती है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल भाषण के द्वारा पर्यावरण के बारे में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन यदि किसी पर्यावरण विकृति के दृश्य की फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए तो वह दर्शक के मन में उतरता है और उसे सोचने में बाध्य करता है। पर्यावरण के विभिन्न पक्षों पर
आज अनेक छोटी बड़ी फिल्में उपलब्ध हैं और उन्हें गांव-गांव, शहर-शहर प्रोजेक्टर से की सहायता से दिखाया जा सकता है। ऐसे वीडियो कैसेट्स भी बने हैं जिन्हें लोग अपने अपने घरों में अपने टीवी पर देख सकते हैं और इस प्रकार वे अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी इस राष्ट्रीय सोच में सम्मिलित कर सकते हैं। प्रदर्शनियाँ, अगला पॉइंट है प्रदर्शनियाँ। पर्यावरण के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन भी बहुत स्ट्रिक्ट कार्यक्रम है। जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषित जल स्रोत, कटते वन, बिना आश्रय जंगल में विचरते वन्य जीव, भूकंप से धराशायी इमारतें, अशक्त और बीमार लोग, ध्वनि प्रदूषण, तेजाबी वर्षा आदि जाने कितने विषय बिंदु हो सकते हैं जिनके चित्रित दृश्य अथवा फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी लगाने से पर्यावरण का विविध रूप जन सामान्य को प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार की अनेक प्रदर्शनियां शहर के मध्य ऐसे स्थान पर लगाई जाती हैं जहां अधिक से अधिक लोग इन्हें देख सकें। इन्हें थोड़े थोड़े समय के लिए अन्य नगरों व कस्बों में स्थानांतरित कर इनका लाभ उन लोगों को भी दिया जा सकता है जो सामान्यतः इस प्रकार के कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं। इन प्रदर्शनियों को तैयार करना बहुत आसान नहीं है बल्कि एक ध्रुव कार्य है। अतः अक्सर ऐसा किया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष की स्पॉट पेंटिंग अथवा फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इसमें से श्रेष्ठ चित्र अथवा फोटोग्राफ्स का उपयोग प्रदर्शनियों में कर लिया जाता है। प्रदर्शनियों के बोलते चित्र अनजाने ही यह बात कह जाते हैं जो किसी और माध्यम से संभव नहीं है, बल्कि यूं कहें कि पर्यावरण के क्षेत्र में जागृति के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन एक अच्छी विधा है। नंबर 6 सेमिनार विधि। सेमिनार विधि अगला है सेमिनार विधि। सेमिनार या विचार गोष्ठी शिक्षण की विधि है जिसमें अधिगम के लिए अंतर प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। इस विधि से अगर उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। नंबर 1 बालक में आलोचनात्मक क्षमता का विकास। नंबर 2 प्रश्न पूछने के कौशल का विकास। नंबर 3 भावात्मक स्थिरता का विकास। नंबर 4 दूसरों की भावनाओं को आदर करने की आदत का विकास। नंबर 5 दूसरे के कथन को समझकर उसका मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास। नंबर 6 समूह में चर्चा करने के लिए आत्मविश्वास का विकास। गुण पर्यावरण के शिक्षण के लिए सेमिनार की विधि अत्यंत उपयोगी है। इस विधि में सेमिनार का एक आयोजक होता है जो पर्यावरण से संबंधित किसी विषय में सूचना जारी करके संगोष्ठी में भाग लेने वाले लोगों को एक स्थान विशेष पर एकत्रित करता है। सेमिनार में भागीदारी करने वाले लोग समस्या से संबंधित पहलुओं पर लिखित अथवा मौखिक रूप में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। एक व्यक्ति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर
खुलकर बहस होती है। सेमिनार के अंत में विचारों का विश्लेषण किया जाता है तथा सामान्य विचारों का प्रतिपादन किया जाता है। सेमिनार के प्रकार, सेमिनार विधि, सेमिनार के प्रकार, इसमें स्टूडेंट सेमिनार के जो प्रकार लिखिए उसमें लघु सेमिनार, इसमें भी स्टूडेंट क्या जाता है, लघु सेमिनार। तो स्टूडेंट लघु सेमिनार में जब कक्षा के छात्र कक्षा के स्तर पर किसी विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित करते हैं जिससे एक ही कक्षा के छात्र भाग लेते हैं तो इसे लघु सेमिनार कहते हैं। मुख्य सेमिनार, इसके बाद है स्टूडेंट मुख्य सेमिनार। तो बात करते हैं ऐसे सेमिनार अंतर विभागीय या अंतरकाशीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय सेमिनार। राष्ट्रीय सेमिनार, अगला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार। अंतरराष्ट्रीय सेमिनार। तो स्टूडेंट इस प्रकार कई प्रकार के सेमिनार होते हैं, हम बात करेंगे राष्ट्रीय सेमिनार की। तो राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार का आयोजन किसी संस्था के द्वारा किया जाता है। ऐसे सेमिनार में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की आमंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय सेमिनार में भागीदार करने वाले विद्वानों से उनके शोध पत्रों की संक्षिप्त रूपरेखा पहले से आयोजन द्वारा मांग ली जाती है तथा मुद्रित कराकर सेमिनार प्रारंभ होने के पूर्व वितरित कर दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार के आयोजन के लिए यूजीसी, एनसीईआरटी आदि संस्थाएं आर्थिक सहायता देती हैं। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय सेमिनार। ऐसे सेमिनार का आयोजन अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा किया जाता है यथा यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि। अब हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की भूमिका। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की भूमिका। पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की भूमिका की बात होगी। शिक्षक समाज का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व युक्त सदस्य है। पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण के अभियान को व्यापक रूप से चलाने की जिम्मेदारी यद्यपि संपूर्ण समाज की है, तथापि इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका विशेष रूप से मानी गई है। शिक्षक का संबंध विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों से होता है। एक पथ प्रदर्शक की भांति वह समाज की विविध समस्याओं से उन्हें अवगत कराकर उनका नवीन एवं सफल समाधान ढूंढने हेतु छात्रों को प्रेरित कर सकता है। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक ज्वलंत समस्या है,
जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में पूरे विश्व को उसके भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वरूपों में विकृति लाकर प्रभावित कर रही है। अतः समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में शिक्षक इस समस्या विशेष के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में विशेष भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वह समाज की समस्याओं का विद्यालय जैसी प्रयोगशाला में संशोधन करने वाला एक संवेदनशील एवं जिम्मेदार नागरिक होता है, जो अपने छात्रों में अपने पर्यावरण, भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक के प्रति चेतना विकसित करने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस प्रकार स्टूडेंट, आज जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की भूमिका, उनको हमने निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।